सर्वेभ्यः क्लास 6। आज की कक्षा में हम चर्चा करने वाले हैं क्रिया प्रयोगः लट् लकारः। जैसा कि पूर्व की कक्षा में पिछली कक्षा में हम लोगों ने चर्चा किया था क्रिया प्रयोगः, इसमें आने वाले कई सारे भेद उपभेदों को हमने क्रम से पढ़ा था। इसी के नंतर आने वाले अगले कुछ टॉपिक के बारे में जो बचे अन्य विषय रह गए थे, कर्ता और क्रिया की अन्विति, सामंजस्य का ज्ञान, लट् लकार का प्रायोगिक बोध और धातु रूपों की संरचना का आधा भाग पर्यंत पिछली कक्षा में हो गया था। इन्हीं कक्षा जो रूप बचे रह गए हैं इनको आज हम पूरा करने वाले हैं। तो जैसे कि पूर्व में क्रियावाची पदों का बोध हम लोगों ने किया, क्रियावाची पदों को कैसे हम लोग स्मरण करके याद रख सकते हैं इसको देखे थे, और कहाँ पर एक वचन है, द्विवचन, बहुवचन इत्यादि रूपों में कई शब्द कैसे रूप प्रयोग होंगे। इसके बाद लकारों का ज्ञान, 10 लकार थे, उनमें कौन से अर्थ का प्रयोग किया जाता है। वर्तमान भूत भविष्य का तो था ही, इसके अंतर आज्ञार्थक, सूचक और आज्ञा देने, अनुमति लेने, अनुमति का पालन करने इत्यादि रूपों में भी भावनात्मक रूप से आपको बताया गया था। भाव अर्थ में भी लकारों का प्रयोग होता है। इसी में धातु रूपों की संरचना का ज्ञान, ये भी धातु बताई गई थी, कुछ धातुएं थी और उनके अर्थ बताए गए थे। धातु रूपों की संरचना कैसे होती है। ती, तह, अंति, असि, अथः, अथ, आमी, आवह, आमह, ये सारे प्रत्यय जोड़कर धातु में अन्य प्रकार के शब्द बनाए जा सकते हैं, जैसे पठती, पठतः, पठन्ति, पठसी, पठता, पठत, पठामि, पठावः, पठामः। तो क्रिया का प्रयोग देख रहे हैं, हमें क्रिया के बारे में महत्वपूर्ण रूप से जानकारी करनी है। तो पिछली कक्षा में हम लोगों ने कुछ पर्यंत तो कर लिया था, यहाँ तक हुआ था। तो हस धातु का एक उदाहरण हमने पिछली बार देखा था। हस धातु में अति जोड़ देंगे हसती, हस धातु में अतः जोड़ेंगे हसता, हस धातु में अंति जोड़ेंगे हसंती, हस धातु में असी जोड़ेंगे हससी, हस धातु में अथः जोड़ देंगे हसथ, हस धातु में अथ जोड़ेंगे हसथ, और हस धातु में आमी जोड़ेंगे हसामी, हस धातु में आवा जोड़ेंगे हसावह, और हस में आमह जोड़ेंगे हसामह। तो हसती, हसता, हसंती, हससी, हसथा, हसत, हसामी, हसावह, हसामह, यह रूप सारे बनते हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, यह भी बताया गया था। 3 पुरुष होते हैं। प्रथम पुरुष का प्रयोग करते हैं अन्य अथवा किसी व्यक्ति का नाम लिया जा रहा हो संज्ञा के लिए। तुम और तुम सब ऐसा कहना, तुम एक व्यक्ति, तुम दो या तुम सब की बात हो रही हो, यू और यूर्स की बात हो तो मध्यम पुरुष का प्रयोग करते हैं। और आई और वी यानी मैं, हम दोनों या हम सब की बात हो रही हो, जहाँ पर कर्ता ऐसे हो तो वहाँ पर उत्तम पुरुष का प्रयोग करते हैं। तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, वचन कितने होते हैं? 3 वचन होते हैं। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की संख्या 1 हो, एक वचन, किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की संख्या 2 हो, द्विवचन का प्रयोग करते हैं। अथवा किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की संख्या 3 या 3 से ज़्यादा हो तो बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। यह सामान्य रूप से सारी जानकारी आपको दी गई थी, रिपीट हो रहा है दोबारा। तो अगले आगे देखिए, कहते हैं कि बहुत अच्छा, अब आइए इनका प्रयोग करने भी हम सीखते हैं। किस धातु का प्रयोग कहाँ होगा इसे जानना बहुत सरल है। तो कहते हैं आज आपको ये बताने वाले नई चीज़ की क्या, तो बोले कि किस धातु का प्रयोग कहाँ होगा इसे जानना बहुत ही सरल है। अब ये धातुओं को जानना, धातुओं के बारे में जानकारी करना सरल क्यों कह रहे हैं हम, कैसे सरल हो जाएगा, ये सरलता कैसे हम जान पाएंगे, समझ पाएंगे सरलता के द्वारा। देखिए, कहते हैं सबसे पहले उत्तम पुरुष को लें। सबसे पहले उत्तम पुरुष को लेना, यानी कि उत्तम पुरुष ये जो दिखाई दे रहा है जिसका हम प्रयोग बताए थे आई और वी के लिए करते हैं। जब कोई बात मैं अपने लिए कर रहा हूँ या हम दोनों व्यक्ति अपने लिए कर रहे हैं या हम सब ही लोग अपने लिए कर रहे हों, तो जहाँ पर आई और वी ये सब्जेक्ट होता है, कर्ता होता है, तो वहाँ पर उत्तम पुरुष का प्रयोग करते हैं। तो बोले कि सबसे पहले आप उत्तम पुरुष को ले लीजिए। तो बोले केवल 3 शब्द अहम, आवाम और वयम का प्रयोग होता है। अहम माने सिर्फ मैं एक, हम का प्रयोग सिर्फ अपने लिए, खुद के लिए किया जाता है, मैं एक। आवाम माने हम दोनों, जैसे राम और श्याम कहें कि राम ने कहा कि हम दोनों ने खाना खा लिया, तो वहाँ पर 2 हैं, राम और श्याम 2 व्यक्ति, तो उन्होंने अपने लिए बात कही ना कि किसी और के लिए, तो आवाम। और वयम माने हम सभी, तो राम, श्याम, गीता सभी लोग एक साथ कहें कि हम सभी ने खाना खा लिया, हम सभी ने अध्ययन कर लिया, तो वहाँ पर ऐसे रूप का प्रयोग होता है। तो अहम, आवाम, वयम, अहम एक वचन का शब्द है, आवाम द्विवचन का शब्द है और वयम बहुवचन का यह शब्द है। अब अगले पेज पे देखिए क्या कहते हैं। तो कह रहे हैं कि हम सब उत्तम पुरुष के क्रमशः एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के रूपों के साथ प्रयुक्त होते हुए देखेंगे उदाहरणों को। आप हिंदी में ये बात करते होंगे, मैं पढ़ता हूँ, मैं लिखता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, तो इसका क्या बन जाएगा? धातुओं के रूपों को बस देखना है, आमी अंत में जोड़ देना, जो भी धातु होगी उसमें मी जोड़ देना अंत में। तो अहम माने मैं, एक व्यक्ति अपने लिए, खुद के लिए, तो मैं पढ़ता हूँ, अहम पठामी। या फिर लिखा होता कि मैं जाता हूँ तो अहम गच्छामी, मैं लिखता हूँ तो अहम लिखामी, मैं दौड़ता हूँ अहम धावामी,
मैं खाना खाता हूँ, अहम भोजनम करोमि। ठीक है, तो इस प्रकार से करोमि, पठामि, लिखामि, गच्छामि, हसामि, इस प्रकार से रूपों का प्रयोग करके आप अपने अर्थ को, वाक्य को बना सकते हैं अहम पद को जोड़ करके। अहम माने होता है मैं, और सिर्फ एक वचन का यह शब्द है, तो खुद के लिए, स्वयं के लिए यह प्रयोग किया जाता है, जिसमें अंग्रेजी अर्थ निकलता है आई। अगला वाक्य आता है, बोलते हैं कि हम दोनों पढ़ते हैं। अगले वाक्य में कह रहे हैं कि हम दोनों पढ़ते हैं, तो हम दोनों पढ़ते हैं। यहाँ पर वाक्य में पढ़ने से ही पता चल जा रहा है कि हम दोनों, यानी कि यहाँ पर व्यक्तियों की संख्या 2 है। हम दोनों यानी हम 2 लोग पढ़ते हैं, तो आवाम पठावह। एक वचन बनता है पठामी, तो द्विवचन क्या बनता है, पठावह। एक वचन बनता है अहम, तो द्विवचन क्या बनेगा, आवाम। तो अहम का द्विवचन में क्या बन गया, आवाम। पठामी का द्विवचन क्या बन गया, पठावह। तो बन गया आवाम पठावह, हम दोनों पढ़ते हैं। तो एक वचन बना अहम पठामी, मैं पढ़ता हूँ। अगर यही बात करना हो कि हम दोनों पढ़ते हैं, तो आवाम पठावह। और यही बात करनी हो अगर बहुत सारे लोग पढ़ रहे हो, बहुत सारे छात्र पढ़ रहे हो, तो कहेंगे वयम पठामह, हम सभी पढ़ते हैं, हम सब पढ़ते हैं, या हम सभी पढ़ रहे हैं। तो पढ़ते हैं या पढ़ रहे हैं प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, वर्तमान काल की क्रिया है, लट लकार का प्रयोग करेंगे। तो अहम पठामी, मैं पढ़ता हूँ, आवाम पठावा, हम दोनों पढ़ते हैं, वयम पठामा, हम सभी पढ़ते हैं। इस प्रकार से यह वाक्य हो गया। अब इसके अंतर देखिए, कह रहे हैं कि इस प्रकार केवल 3 शब्द त्वम, युवाम, यूयम, तुम सब, ठीक है, तो कह रहे हैं कि तुम सब क्रमशः मध्यम पुरुष के एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के साथ प्रयुक्त होते हैं। अब अगर जहाँ पे आपको बताया था मध्यम पुरुष आई और वी के लिए प्रयोग किया जाता है, हम या हम दोनों, हम सब के लिए। जहाँ पर कर्ता हमारा सब्जेक्ट है यू और योर्स, यानी तुम एक व्यक्ति, तुम दोनों लोग, या तुम सब, ऐसी जहाँ बात आ रही हो, तो वहाँ पर यू और योर्स के लिए मध्यम पुरुष का प्रयोग करते हैं। तो वहाँ पर कहा इसी प्रकार केवल 3 शब्द, त्वम माने तुम एक, युवा माने तुम दोनों, यूयम माने तुम सभी, तुम सब, तो बोले कि क्रमशः मध्यम पुरुष के एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के साथ प्रयुक्त होते हैं। सामान्यतः देखिए इतना सरलता से बता दिया। अब जैसे एक बालिका पढ़ रही है, तो बोले तुम पढ़ती हो या तुम पढ़ते हो, तो बोले त्वम पठसी, तुम खेलते हो, त्वम खेलसी, तुम लिखते हो, त्वम लेखसी, तुम जाते हो, त्वम गच्छसी, तुम खाते हो, त्वम खादसी। ठीक है, तो इस प्रकार से तुम खेलते हो, तुम खेलसी, तो इस प्रकार से शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है, वाक्यों का प्रयोग किया जा सकता है। जहाँ पर यू और योर्स की बात आती हो, तो वहाँ पर तुम का प्रयोग करना चाहिए। जहाँ पर अपनी बात आती हो आई के लिए, तो वहाँ पर अहम का प्रयोग करना चाहिए, अहम, आवाम, वयम, त्वम, युवाम, यूयम। तो बोले युवाम पठता। अब देखिए यहाँ पर सेकंड वाली बीच के चित्र में 2 लोग पढ़ रहे हैं, 2 बालिकाएं पढ़ रही हैं, तो तुम दोनों पढ़ते हो या तुम दोनों पढ़ रहे हो, दोनों ही वाक्यों में एक जैसा ही वाक्य बनेगा, युवाम पठतः। ध्यान दें यहाँ पर द्विवचन के वाक्य में पठतः के साथ विसर्ग का प्रयोग होता है या विसर्ग के साथ प्रयोग होता है, लेकिन बहुवचन में विसर्ग नहीं लगाया जाता है। यह दोनों में अंतर है। अगर किसी पठता में विसर्ग दिखाई दे तो वह द्विवचन का होगा, अगर पठता के अंत में विसर्ग ना दिखाई दे तो वह बहुवचन का वाक्य होगा। तो यह द्विवचन का वाक्य और यह बहुवचन का वाक्य है। तो युवाम पठतः यानी तुम दोनों पढ़ते हो, और यूयम पठता माने तुम सब पढ़ते हो। तो यहाँ पर देखिए 3 अथवा 3 से ज़्यादा व्यक्तियों की संख्या है, बच्चों की संख्या है, तो यूयम पठता तुम सब पढ़ते हो। तो त्वम पठसि, युवाम पठथ, यूयम पठथ। अब शेष सभी शब्द नाम या सर्वनाम, मतलब किसी का भी व्यक्ति का नाम हो, किसी नाम आ रहा हो, नेम हो, या फिर संज्ञा सर्वनाम इत्यादि का अर्थ का प्रयोग हो, तो उसके अनुसार प्रथम पुरुष के तीनों वचनों के साथ प्रयुक्त होते हैं। जैसे उदाहरण एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में एक लड़का पढ़ रहा है, 2 लड़के पढ़ रहे हैं, बहुत सारे लड़के पढ़ रहे हैं, अथवा 3 लोग पढ़ रहे हैं, तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक लड़का पढ़ रहा है तो बोले बालक पढ़ता है, लड़का पढ़ता है तो बालकः पठति। बालक शब्द पुल्लिंगवाची है, तो बालकः पठति एक वचन का कर्ता, तो एक वचन की क्रिया भी हो गई। अब यहाँ कर्ता द्विवचन है, 2 कर्ता हैं, तो क्रिया भी द्विवचन की प्रयोग की जाएगी। तो 2 लड़के पढ़ते हैं, तो बालकौ पठतः, यह वाक्य बना। अगर बहुत सारे लोग पढ़ रहे हो तो बालकः, बालक शब्द का रूप चलाएंगे तो एक वचन में बनेगा बालकः, द्विवचन बनेगा बालकौ, बहुवचन बनेगा बालकाः। पठ धातु का रूप चलाएंगे तो वर्तमान काल में पठति, पठतः, पठन्ति। बालक शब्द का देखिए रूप बना एक वचन में बालकः, द्विवचन बना बालकौ,
बहुवचन बना बालकाः। पठ शब्द का रूप बनेगा एक वचन में पठति, द्विवचन में पठतः, बहुवचन में पठन्ति। तो एकः बालकः पठति, एक लड़का पढ़ता है। द्वौ बालकौ पठतः, द्वौ बालकौ पठतः, दो बालक पढ़ते हैं। बहवः बालकाः पठन्ति, बहुत सारे बालक पढ़ाई करते हैं, पढ़ते हैं अथवा पढ़ रहे हैं। वर्तमान काल की क्रिया इस प्रकार से प्रयोग किया गया। तो देखिए, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, प्रथम पुरुष का कैसे भाषा में प्रयोग करके आप भाषा को अच्छा बना सकते हैं, सुंदर बना सकते हैं और अपने भाव को व्यक्त कर सकते हैं संस्कृत भाषा में भी। इस प्रकार से और कुछ उदाहरण दिए। वहाँ पर पढ़ने का था तो यहाँ पर लिखने का उत्तर दे दिया गया है लिखने के अर्थ में। तो बोले कि देखिए, एक बालक लिखता है तो सह लिखति, वह लिखता है। वे दोनों लिखते हैं, तौ लिखतः। ये प्रथम पुरुष का वाक्य चल रहा है, क्योंकि बताएं जब अन्य शेष बच जाते हैं तो नाम किसी का लिया जा रहा हो अथवा सरनाम हो, ठीक है, प्रोनाउन हो, नाउन या प्रोनाउन के जब कर्ता होते हैं हमारे, तो वहाँ पर प्रथम पुरुष का प्रयोग करना चाहिए। पठति, पठता, पठन्ति में से ही तीनों में से किसी एक का प्रयोग करेंगे। तो लिखा वह पढ़ता है, वह माने कोई एक व्यक्ति, बालक है, बच्चा है, तो वह पढ़ता है। वह शब्द क्या है? सर्वनाम है, क्योंकि किसी नाम के स्थान पर जो शब्द प्रयोग होते हैं वह सर्वनाम कहलाते हैं। तो संज्ञा तो है नहीं यहाँ पर। ऐसा तो लिखा नहीं कि राम पढ़ता है, राम लिखता है, राम सोता है। तो बोले कि नहीं, वह लिखता है, नाम लेकर के न, बल्कि उसके स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग किया। तो सर्वनाम अथवा जब नाम का प्रयोग करते हैं तो हम क्या करते हैं? प्रथम पुरुष का प्रयोग करना चाहिए। तो बोले सह लिखति, वह लिखता है। अब दो बालक लिखते हैं तो वे दोनों लिखते हैं, तौ लिखतः। बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, बहुत सारे बालक लिख रहे हैं, वे सभी लिखते हैं, तो ते लिखन्ति। सह, तौ, ते, लिखति, लिखतः, लिखन्ति। कुछ भी करना नहीं, सिर्फ शब्द रूप याद होने से आपको यह वाक्य आप सही सही सुंदर सुंदर बना सकते हैं। अब देखिए, एक बालिका भोजन बना रही है, दो बालिकाएं भोजन बनाती हैं और बहुत सारी महिलाएं, सॉरी, महिला शब्द का प्रयोग किया यहाँ पर। तो एक महिला भोजन बना रही है, दो महिलाएं भोजन बनाती हैं और बहुत सारी महिलाएं अथवा तीन महिलाएं भोजन बना रही हैं। चित्र के माध्यम से समझने में बहुत ही सरलता होगी, इसीलिए चित्र बना हुआ है। बोले महिला भोजन बनाती है, महिला खाना पकाती है। तो महिला भोजनम पचती, पचती माने पकाना। भाई, भोजन को, खाने को, जो कच्चा सामग्री होता है उसे तो हम पकाते हैं, तब वह खाने योग्य बनता है। सब्जी है इत्यादि सारी चीज़ें जो खाने योग्य होती हैं पदार्थ, तो उन सभी को पकाकर खाने योग्य बनाया जाता है। तो इसी को कहते हैं भोजन बनाना अथवा पकाना। तो महिला भोजनम पचति, महिला शब्द स्त्रीलिंगवाची है। क्यों? क्योंकि महिला शब्द को बोलने से किसी महिला का बोध हो रहा है, पुरुष का बोध नहीं हो रहा है। स्त्रीत्व की विवक्षा है, स्त्री का ज्ञान होता है, वुमेन का ज्ञान होता है, इसलिए महिला शब्द स्त्रीलिंगवाची है। अब महिला शब्द का मान लीजिए रूप कैसे चलेगा? तो महिला, महिले, महिला, जैसे लता का चलता है लता, लते, लताः। रमा का चलता है रमा, रमे, रमाः। ठीक है। बालिका का चलता है बालिका, बालिके, बालिकाः। तो महिला, महिले, महिलाः, देखिए लिखा हुआ है। तो महिला किम करोति, महिला क्या करती है? महिला भोजनम पचति, महिला भोजन पकाती है। पच धातु किसी चीज को पकाने अर्थ में है। अब यह ध्यान होना चाहिए कि पच धातु सिर्फ भोजन इत्यादि चीज़ों को पकाने में ही है। किसी का दिमाग पकाना हो तो वहाँ पे ऐसा मत लिख दीजिएगा कि भोजनम पचती की जगह स्थान पे दिमागम पकती पचती, सॉरी। तो दिमाग पकाने में, किसी का दिमाग पकाना हो, ठीक है, या आदमी को पकाना हो, तो वहाँ पर पचती शब्द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो सिर्फ भोजन खाने योग्य जो सामग्री होती है उसको पकाने योग्य क्या कहते हैं? महिला भोजनम पचती, वहाँ पर पच धातु का प्रयोग किया जाता है। तो महिला किम करोति, सा महिला भोजनम पचती। अब दो महिलाएं भोजन पका रही भाई साहब। बोले महिले भोजनम पचतः, महिले, महिला शब्द का द्विवचन बनता है महिले। रमा का रमे, बालिका का बालिके, लता का लते। तो उसी तरह महिला का महिले। बोले महिले भोजनम पचतः, पचति, पचतः, पचन्ति। तो पचतः, महिले किम पचतः, महिले भोजनम पचतः, भोजन को पकाती है। कौन पकाती है? महिले, महिला भोजन को पकाती है। फिर बहुवचन में शब्द आए, बोले सभी महिलाएं खाना पकाती हैं। अब बहुवचन का कर्ता हो गया, क्योंकि महिलाएं तीन हैं अथवा तीन से ज्यादा संख्या हो तो बहुवचन का प्रयोग करना चाहिए, यह बताया गया है आपको। तो बोले महिलाः, महिला शब्द स्त्रीलिंगवाची है, बहुवचन बनेगा महिला, महिले, महिलाः। लता, लते, लताः। सुधा, सुधे, सुधाः। रमा, रमे, रमाः। बालिका, बालिके, बालिकाः। तो बोले महिला भोजनम पचन्ति, महिलाः भोजनम पचन्ति। सारी महिलाएं क्या करती हैं? तो भोजनम पचन्ति, पचति, पचतः, पचन्ति। महिलाः किम पचन्ति, तो महिलाः भोजनम पचन्ति, सभी महिलाएं भोजन को पकाती
हैं। अब इसके नंतर देखिए अगले क्रम में बोले, इससे निम्नलिखित तरीके से समझा जा सकता है क्या? तो छात्रा, बालक, सह, सा, एषः, एतत्, एषा, ये सारे शब्द प्रयोग किए गए हैं। तो प्रथम पुरुष में कौन कौन से शब्द आप गिन सकते हैं? किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी महिला का नाम हो, या फिर कुछ ऐसे सर्वनाम शब्द आते हैं, तो इनको आप सिर्फ और सिर्फ प्रथम पुरुष में ही लिखकर बोलकर प्रयोग कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी वचन का हो, एक वचन हो, द्विवचन हो अथवा बहुवचन हो। ठीक। हम मध्यम पुरुष में बता रहे हैं, त्वम, युवाम, यूयम, यानी यू और योर्स की जब बात आती हो वाक्य में, जब हमारा कर्ता या सब्जेक्ट त्वम हो, यू हो, योर्स हो, तो वहाँ पर त्वम, युवाम, यूयम का प्रयोग करना चाहिए। जब सिर्फ और अपने बारे में बात करनी हो, अहम, आवाम, वयम, यानी कि आई और वी के लिए यहाँ पर उत्तम पुरुष का प्रयोग करना चाहिए। अहम चलामी, मैं चलता हूँ, आवाम चलावा, हम दोनों चलते हैं, वयम चलामा, हम सब चलते हैं। अब विशेष में कुछ बता रहे हैं, बोल रहे हैं कि संस्कृत में क्रियाओं पर लिंग का प्रभाव नहीं होता। बता रहे हैं लिंग पर प्रभाव नहीं होता, कैसे? बोले अर्थात तीनों लिंगों में तीनों लिंगों के लिए क्रियाएं समान होती हैं। जैसे बालकः गच्छति, लड़का जाता है, बालिका गच्छति, लड़की जाती है, और यानम गच्छति, गाड़ी जाती है। तो जाने की क्रिया कोई भी कर सकता है, कोई वाहन भी चल सकता है। भाई वाहन में अगर पेट्रोल डीजल डाला जाए, ऊष्मा अगर डाली जाए, तो वाहन चलेगा, अवश्य चलेगा। हम लोग जीव हैं, प्राणी हैं, हमारे अंदर एक शक्ति है, ऊर्जा है, तो हम खुद चल सकते हैं, महिला चल सकती है, बालक चल सकता है, पशु इत्यादि चल सकता है। तो चलती जो सामान्य सी क्रियाएं होती हैं, वो सभी प्रकार के कर्ता पर लागू होती हैं। जैसे हम सभी भोजन, मनुष्य भोजन करते हैं, पशु भी भोजन करता है, पक्षी भी भोजन करते हैं। तो आप ऐसा बोलते हैं कि पक्षी भोजन करता है, पशु भोजन करता है, पुरुष भोजन करता है, महिला भोजन करती है। तो इस प्रकार से सामान्य जो क्रिया होती है, वो कोई ना कोई अवसर हर व्यक्ति कर सकता है, वो चाहे क्या कहते हैं, किसी भी लिंग का हो। तो यहाँ पर यान शब्द क्या है? नपुंसक लिंगवाची है। बालिका शब्द स्त्रीलिंग का है। बालक शब्द क्या है? पुल्लिंगवाची है। तो वही कहना चाह रहे हैं, बता रहे हैं कि जो जाने की क्रिया है, खाना पीना, पढ़ना सोना, वो तो हर प्रकार के व्यक्ति वस्तु वो तो हर प्रकार के लोग करते हैं। तो इसमें कोई सामान्य विशेष नियम लागू नहीं होता है, इसलिए लिंग का निर्धारण इसमें करना ज़रूरी नहीं होता। इसमें ऐसी कोई लिंग का निर्धारण आवश्यक नहीं है। अब अगले क्रम में देखिए क्या कहते हैं, तो बोल रहे हैं कि अब आइए लट लकार के कुछ धातु रूपों का अभ्यास करते हैं। अब ये सारी धातुएं जो आपको लिख आ रही हैं, पठ, लिख, चल, हस इत्यादि जो वाक्य भी आने वाले हैं, पढ़ने वाले शब्द रूपों का, यह जानना इसलिए आवश्यक है ताकि कोई भी क्रिया अगर पूछ दी जाए, कि मान लीजिए आपसे पूछ दिया जाए लिख धातु के मध्यम पुरुष के एक वचन का रूप बताइए, या बोल दिया जाए लिख धातु के प्रथम पुरुष का एक वचन का रूप बताइए, तो आपको यह याद होना चाहिए। और ये याद इसलिए भी होना चाहिए, जब आप लिखना, पढ़ना, सोना इत्यादि क्रियाओं के जब रूप आपको पता होंगे, तभी आप न बोल पाएंगे कि बालक पढ़ता है, बालक सोता है, महिला जाती है, रमा खाती है, श्याम रोता है, श्याम पढ़ता है। तो इत्यादि क्रियाओं का तभी आप प्रयोग कर पाएंगे, वाक्य सही सही बोल पाएंगे। तो पठ धातु है, पठ धातु किस अर्थ में है? पढ़ने अर्थ में, पढ़ाई करने अर्थ में पठ धातु का प्रयोग किया जाता है। हर प्रकार के शब्द में तीन वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, यानी कि तीन तीन हमारे पुरुष हैं और तीन तीन वचन भी होते हैं। इनको इस प्रकार से क्रमशः विभाग कर दिए, तो आपको आराम से समझ में आ पाए। तो कह रहे हैं प्रथम पुरुष में क्या बनता है रूप? पठति, पठतः, पठन्ति। मध्यम पुरुष में बनेगा पठसि, पठतः, पठथ। उत्तम पुरुष में बनेगा पठामि, पठावः, पठामा। तो पठति बालकः पठति, द्वौ बालकौ पठतः, बहवः बालकाः पठन्ति। त्वं पठसि, युवां पठतः, यूयं पठथ। अहम पठामि, आवां पठावः, वयं पठामः। इस प्रकार से आप कर्ता को भी प्रयोग करते हुए वाक्य बोल सकते हैं। अब इसी के नीचे मान लीजिए अगली धातु आती है लिख धातु। लिख धातु का प्रयोग करेंगे। लिख धातु किस अर्थ में? लिखने अर्थ में। अगर कोई व्यक्ति लिख रहा हो, चाहे हम लिखें, चाहे कोई भी व्यक्ति लिख रहा हो, तो वहाँ पर लिखने अर्थ में यहाँ पर ऐसे वाक्य का प्रयोग करना चाहिए, ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। तो कैसे रूप बनेगा? तो मान लीजिए प्रथम पुरुष में बनेगा लिखति, लिखतः, लिखन्ति। मध्यम पुरुष में बनेगा लिखसि, लिखतः, लिखथ। उत्तम पुरुष में बनेगा लिखामि, लिखावा, लिखामा। अब यहीं पर कर्ता जोड़ दीजिए। जैसे कर्ता ले लेते हैं राम को, सब्जेक्ट, तो रामः लिखति, रामौ लिखतः, रामाः लिखन्ति, त्वं लिखसि, युवां लिखतः, यूयं लिखत, अहम लिखामि, आवां लिखावा, वयं लिखामः। इस प्रकार से रूपों का प्रयोग किया गया। अब चल धातु किस अर्थ में? चल धातु चलने अर्थ में। चल धातु यहाँ पर चलने अर्थ में, तो गम्यमान हो रहा हो, कोई व्यक्ति चल रहा हो, कोई पशु चल रहा हो,
मान लीजिए कोई यान ही चल रहा हो, कोई साधन चल रहा है, तो वह चल धातु चलने अर्थ में होती है। कितने वचन हैं? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। कितने पुरुष हैं? 3 पुरुष, प्रथम, मध्यम, उत्तम। प्रथम पुरुष का प्रयोग कब करते हैं? किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के शब्दों के लिए प्रयोग करते हैं, यानी अन्य प्रश्न के लिए। मध्यम पुरुष का प्रयोग करते हैं त्वम, यू और योर्स के लिए प्रयोग करते हैं, और उत्तम पुरुष का प्रयोग करते हैं अहम, आवाम, वयम, यानी आई और वी के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक। तो बोले प्रथम पुरुष में बनता है चलती, चलतः, चलंती। मध्यम पुरुष में चलसी, चलथा, चलथ। उत्तम पुरुष में चलामी, चलावह, चलामह। फिर से यहाँ पर कोई क्रिया जो कर्ता ले लेते हैं, मान लीजिए हम कर्ता लेते हैं रमा को। रमा शब्द स्त्रीलिंग आती है। रमा चलती, रमे चलतः, रमाः चलन्ति। त्वम चलसि, युवाम चलथः, यूयम चलथ। अहम चलामि, आवाम चलावह, वयम चलामः। तो मध्यम पुरुष में और उत्तम पुरुष में कर्ता आप कभी भी बदल नहीं सकते, लेकिन प्रथम पुरुष ही एक ऐसा पुरुष है इसमें कर्ता कोई भी, यानी सब्जेक्ट हमारा कोई भी हो सकता है। लेकिन मध्यम पुरुष में सिर्फ और सिर्फ आप यू और योर्स के लिए ही प्रयोग कर सकते हैं। उत्तम पुरुष में आप सिर्फ आई और वी के लिए ही प्रयोग कर सकते हैं। मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष खास हैं, लेकिन प्रथम पुरुष में कोई भी व्यक्ति का नाम जोड़ा जा सकता है, किसी वस्तु का नाम जोड़ा जा सकता है। यह अंतर है। हस धातु हंसने अर्थ में, लॉफिंग। हंसना, हस धातु हंसने अर्थ में, तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। अब जैसे इसमें रूप बन जाएगा आपका, कैसे बनेगा? तो इसमें हम मान लीजिए लेते हैं कर्ता बालक, तो बालकः हसति, बालकौ हसतः, बालकाः हसन्ति। त्वं हससि, युवां हसतः, यूयं हसथ। अहम हसामि, आवाम हसावः, वयम हसामः। इस प्रकार से रूप बना। तो हस धातु से, चल धातु से, लिख धातु से, पठ धातु से अन्य अन्य रूप बनते हैं। अब धाव धातु आ रही है दौड़ने अर्थ में। धाव धातु का अर्थ है दौड़ना, यानी रनिंग करने अर्थ में हमेशा धाव धातु का प्रयोग करना चाहिए। तो बनेगा प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष में कैसे रूप बनेंगे? धावती, धावतः, धावन्ति। धावसी, धावथः, धावथ। धावामि, धावावः, धावामः। यहाँ पर कर्ता हम जोड़ लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर कर्ता ले लें गजः। गज माने होता है हाथी, गज माने होता है हाथी। तो गज हम यहाँ पर ले लिए। प्रथम पुरुष में ही सिर्फ गज शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर मध्यम पुरुष में और उत्तम पुरुष में गज का प्रयोग नहीं किया जाए। क्यों? क्योंकि गज शब्द किसी संज्ञा सर्वनाम है, सर्वनाम तो नहीं है, संज्ञा शब्द है किसी अन्य के लिए। लेकिन त्वम शब्द यहाँ पर मध्यम पुरुष में होगा, अहम, आवाम, वयम उत्तम पुरुष में होगा। तो अहम, आवाम, वयम और मध्यम पुरुष में त्वम, युवम, युवम में कोई अन्य कर्ता को हम नहीं लिख सकते, यह नियम है। तो धावती, गजः धावती, गजौ धावतः, गजाः धावन्ति। हाथी शब्द का है, तो गजः, गजौ, गजाः। गज शब्द पुल्लिंगवाची है, राम की तरह, बालक की तरह रूप चलेगा। फिर रूप बन जाएगा त्वम धावसी, युवाम धावथ, यूयम धावथ। अहम धावामि, आवाम धावावः, वयम धावामः। धाव धातु दौड़ने अर्थ में। अगला धातु आता है खाद धातु खाने अर्थ में। तो बोले कि क्या हुआ? खादती, खादतः, खादन्ति। खादसी, खादतः, खादथ। खादामी, खादावह, खादामः। अब खाने अर्थ में ले लीजिए बानर, जैसे बंदर खाता है तो लिख देंगे बानर, वानरः खादति, वानरौ खादतः, वानराः खादन्ति। त्वम खादसि, युवाम खादथः, यूयम खादथ। अहम खादामि, आवाम खादावः, वयम खादामः। अब अगली धातु आती है वद धातु बोलने अर्थ में। मान लीजिए कोई बालिका बहुत बोलती है, तो बालिका, तो बालिका वदति, बालिके वदतः, बालिकाः वदन्ति। त्वं वदसि, युवां वदतः, यूयं वदथ। अहम वदामि, आवां वदावः, वयम वदामः। तो वद धातु बोलने अर्थ में इस प्रकार से प्रयोग किया गया। अब गिर धातु गिरने अर्थ में, पत धातु, जैसे मान लीजिए कि फल गिरता है, पेड़ से फल टूट कर गिरता है, तो फल शब्द क्या है? नपुंसकलिंगवाची है, फलम, फले, फलानी। तो बन जाएगा प्रथम पुरुष में फलम पतति, द्विवचन बनेगा फले पततः, बहुवचन बनेगा फलानी पतंती। तो फलम पतति, फले पततः, फलानी पतंती। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति गिर रहा हो, जैसे आपके सामने कोई बालक हो कि या कोई व्यक्ति गिर रहा हो, तो आप बोलेंगे तुम गिरते हो, तो त्वम पतसी, तुम दोनों गिरते हो। युवाम पतथ, तुम सब गिरते हो। यूयम पतथ, मैं गिरता हूँ। अहम पतामी, हम दोनों गिरते हैं। आवाम पतावा, हम सब गिरते हैं। वयम पतामह। ठीक। इस प्रकार से पद धातु गिरने अर्थ में प्रयोग की जाती है, वद धातु बोलने में, खाद धातु खाने अर्थ में, और धाव धातु दौड़ने अर्थ में प्रयोग की जाती है। अब अंतिम 2 धातुएं बची हुई। इन धातुओं के रूप ऐसा है, मुख्य रूप से मैं यह कहना चाहूँगा कि किसी भी एक धातु का अगर आप अच्छे से याद कर लें, स्मरण में रहे, तो आप अन्य सभी धातुओं के रूप
इसी प्रकार से बना सकते हैं, बस मुख्य शब्द को चेंज करना होता है। बाकी प्रत्यय अंत में वही रहेगा, तीता, अंति, असि, अथा, अथ, आमी, आवह, आमः। नम धातु नमस्कार करने अर्थ में या किसी को नमन करने अर्थ में प्रयोग की जाती है। तो बोले सह नमति, वह नमस्कार करता है, तो सह नमति, वे दोनों नमस्कार करते हैं। तौ नमतः, वे सब नमस्कार करते हैं। ते नमन्ति, तुम नमस्कार करते हो, त्वम नमसि, तुम दोनों नमस्कार करते हो, नमन करते हो। युवाम नमथ, तुम सब नमन करते हो। युवाम यूयम नमथ, मैं नमस्कार करता हूँ। अहम नमामि, हम दोनों नमन करते हैं। आवाम नवावह, हम सब नमन करते हैं। तो वयम नमामः, नम धातु नमस्कार करने अर्थ में। खेल धातु खेलना, तो वह खेलता है। सह खेलति, तौ खेलतः, ते खेलन्ति, त्वं खेलसि, युवां खेलतः, यूयं खेलथ, अहम खेलामि, आवां खेलावः, वयं खेलामः। इस प्रकार से खेल धातु भी खेलने अर्थ में प्रयोग किया गया। अब बोलिए, देखिए कह रहे हैं कि किम अधितम, यह सब कुछ पढ़ने के बाद आपको अब क्या क्या जानकारी हो पाई है, इसका एक मौखिक टेस्ट ले रहे हैं। तो कह रहे हैं कि जिस शब्द से किसी कार्य के होने या किसी कार्य के होने या करने का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? तो सर्वनाम कहते हैं या क्रिया कहते हैं? तो बोले उसे कहते हैं हम क्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। यह प्रश्न पूछा गया है, देखिए यहाँ पर पूछ लिया, जो पढ़ाया गया उसी प्रश्न को यहाँ पर पूछ रहे हैं। फिर अगला नंबर पे प्रश्न करते हैं, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं या क्रियापद कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा कि क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। यहीं से प्रश्न हो सकता है, परीक्षा में उठाकर पूछ दे। फिर अगला प्रश्न है कि मूल धातुओं के साथ अति आदि प्रत्ययों को आदि को जोड़कर हम क्रियापद का धातु रूप बनाते हैं। तो उपसर्गों को जोड़कर हम धातु का रूप बनाते हैं या फिर प्रत्ययों को जोड़कर? धातु के अंत में क्या जुड़ता है? धातु के अंत में प्रत्यय जुड़ते हैं, उपसर्ग नहीं जुड़ते हैं। धातु के अंतों में प्रत्यय जोड़े जाते हैं, तो यही सही ऑप्शन हो गया। बोले संस्कृत में 3 पुरुष 3 वचन और लकार कितने होते हैं? तो कितने लकार होते हैं? 3 लकार होते हैं या 10 लकार होते हैं? संस्कृत में 10 लकार होते हैं। यह आंसर आपका 3 गलत हो गया, तो यह सही हो गया आंसर। ठीक, इस प्रकार से कुछ शब्दों को, इन प्रश्नों को याद होना आवश्यक है, याद होने चाहिए। अब अगला प्रश्न आता है, करें कि से धातुओं के काल का भाव अर्थात यानी कि आज्ञा देना, प्रार्थना करना, इच्छा आदि का प्रकट करने का बोध होता है, तो उनको हम क्या कहते हैं? लकार। यानी लकारों के अंतर 10 लकार होते हैं, उनमें वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल भी आता है। लकारों के ही कुछ भेद होते हैं, जिसमें आज्ञार्थक लकार होता है, प्रार्थनावाचक लकार होता है, इच्छा आदि प्रकट करने के अर्थ में लकार होता है। यह आपको पिछली कक्षा में बताया था, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया था। अब अगला प्रश्न बोल रहा है कि प्रत्येक लकार में कितने रूप बनते हैं? तो प्रत्येक लकार में 9 बनते हैं। प्रत्येक लकार में 9 बनते हैं, ये तो बता रहा है, लेकिन धातु रूप बनते हैं कि शब्द रूप बनते हैं? तो ध्यान रहे कि प्रत्येक धातु रूप, धातुओं के शब्द रूप बनते हैं, यानी कि शब्द रूप किससे बने हैं? धातुओं से बने हैं। जो शब्द रूप बनते हैं वह किससे होते हैं? धातुओं से होते हैं। तो यहाँ पर धातु शब्द, धातु रूप आंसर गलत हो गया, शब्द रूप आंसर सही होगा आपका। तो बोले प्रत्येक धातु रूप में कितने शब्द रूप बनते हैं? 9 शब्द रूप बनते हैं। धातु रूप नहीं बनते, धातु सिर्फ एक ही होती है। धातु से बनने वाले शब्दों को शब्द रूप कहा जाता है। इसीलिए कोई भी आपसे व्यक्ति आपसे पूछेगा तो बोलेगा कि पठ धातु के शब्द रूप बताओ, लिख धातु के शब्द रूप बताओ, चल धातु के शब्द रूप बताइए, हमको सुनाइए। इस प्रकार से पूछा जाता है। अगला प्रश्न बोलता है कि वर्तमान काल के लिए लट लकार का प्रयोग होता है, क्या यह सही है? लिट लकार का किसके लिए प्रयोग करते हैं? लिट लकार का भविष्य अर्थ में प्रयोग किया जाता है। लट लकार का वर्तमान काल के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आपका लिट लकार आंसर गलत हो गया, यहाँ पर लट लकार आपका सही होगा। क्यों? क्योंकि वर्तमान काल पूछ रहा है, बोल रहा है कि वर्तमान काल के लिए कौन से धातु, कौन से लकार का प्रयोग करना चाहिए? तो वर्तमान काल के लिए सिर्फ और सिर्फ लट लकार का प्रयोग करना चाहिए। यह ध्यान रहे कि लिट लकार का प्रयोग भविष्य अर्थ में यानी फ्यूचर टेंस में किया जाता है, जो कि अगले आने वाली कक्षाओं में आपको बताया जाएगा। अब अगला बोलते हैं प्रश्न कि अहम, आवाम और वयम का प्रयोग पुरुष के तीनों वचनों के साथ होता है। तो किस पुरुष में अहम, आवाम, वयम ये 3 शब्द जुड़ते हैं, शब्द रूप आते हैं? तो यह आते हैं उत्तम पुरुष में। उत्तम पुरुष में आई और वी के लिए प्रयोग किया जाता है। तो बताए थे, अहम माने मैं एक, आवाम माने हम दोनों, वयम माने हम सब। तो यहाँ पर आई वी की बात हो रही है, तो यहाँ पर उत्तम पुरुष का प्रयोग किया जाएगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि तीनों लिंगों में संस्कृत के लिए क्रियापद समान रहते हैं, अर्थात लिंग के अनुसार नहीं बदलते। तो कभी ना बदलने वाली चीज कौन सी है? धातु रूप। धातु बदलती नहीं, क्योंकि धातु सिर्फ एक ही होती है। धातु रूपों से ही शब्द बनते हैं। तो बदलता कौन है? यहाँ पर बदलने वाला रूप है शब्द रूप। शब्द रूप हमेशा बदल सकते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के शब्द रूप बनेंगे, लेकिन धातु का कोई रूप नहीं होता है। धातु सिर्फ एक ही होती है। पट धातु एक ही है, लिख धातु एक ही है,
उसके रूप नहीं बनेंगे, लेकिन शब्द रूप धातुओं के बनते हैं। यह सरलता से समझें। अब अगला आया त्वम युवाम यूयम का प्रयोग पुरुष के तीनों वचनों के साथ होता है, तो प्रथम पुरुष के साथ होता है या मध्यम पुरुष के साथ होता है? बोले त्वम युवाम यूयम सिर्फ और सिर्फ मध्यम पुरुष के अंतर्गत ही आता है, यह ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज की कक्षा में सिर्फ इतना ही पर्यंत रखते हैं। अगला अभ्यास कार्य के अनंतर हम लोग अगली कक्षा में रखेंगे। इस प्रकार से आपने लकारों की रूप देखे, कुछ प्रश्न आंसर देखा, शब्द रूपों को देखा और कैसे धातुओं के शब्द रूप बनते हैं। तो ये ध्यान रहे कि धातुओं से शब्द रूप बनते हैं, बल्कि शब्द रूप क्या है, परतंत्र हैं। जब तक धातु नहीं होगी तब तक शब्द रूप नहीं बनाए जा सकते। तो जब भी शब्द रूप पूछे तो आपसे कोई, तो आपको बोलना होगा कि कौन सा धातु का शब्द रूप सुनाऊं मैं आपको। क्यों? क्योंकि शब्द रूप किसी न किसी धातुओं के ही बनते हैं। तो धातु सिर्फ एक होती है, धातुओं से बनने वाले जो रूप होते हैं वो शब्द रूप कहलाते हैं। और शब्द रूप कई सारे हो सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से एक धातु में सिर्फ 9 ही शब्द रूप बनते हैं। यह नियम है। जैसा कि प्रथम पुरुष में 3, मध्यम पुरुष में 3 और उत्तम पुरुष में 3, तो 3 3 जोड़ दीजिए 9 हो गया। तो एक धातु में 9 शब्द रूप बनते हैं, यानी कि सॉरी, एक लकार में 9 शब्द रूप बनते हैं। तो इस प्रकार से आज की कक्षा में सिर्फ इतने ही पर्यंत रखते हैं और क्रिया प्रयोग यह हमारा पाठ आज यही हम समाप्त करते हैं। अगली कक्षा में आने वाली टॉपिक जो है, अगला विषय पर चर्चा करेंगे। नमो नमः।